आपसे किसान आंदोलन के संबंध में कुछ बात करना चाहती हूँ। आप सभी किसान होंगे, जाहिर सी बात है, अगर किसान नहीं भी होंगे तो भी खाते तो अन्न नहीं होंगे। अब अन्न खाते हो तो आपका अन्न जो खाते हैं उसके प्रति एक जिम्मेदारी बनती है कि जो लाखों लोग आज किसान बिलों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहा है या किसान आंदोलन को समर्थन दे रहा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है एक किसान की औलाद होने के नाते या अन्न को खाने के नाते कि हम किसान आंदोलन को समर्थन दें। आखिर ऐसा क्या है इन बिलों में जिसकी वजह से किसान आंदोलन हो रहे हैं, हमें ये भी जानना है। मैंने ये देखा है कि जो स्मार्टफ़ोन की दुनिया में हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा पार्टियों में उलझे हुए हैं, वो लोग जानते हैं कि आखिर किसान बिलों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बोलना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों को मैंने किसान बिल के बारे में बताया और उनसे कहा कि हमें भी समर्थन देने की ज़रूरत है, तो वो लोग बोलते हैं हम किसान नहीं हैं। किसान वो होते हैं जिनके पास 500, 1000, 2000 एकड़ ज़मीन होती है, हमारे पास तो 1-2 बीघा है। तो ऐसा नहीं है। किसान आप चाहे आधा बीघा के मालिक हो या 500 बीघा के मालिक हो या 500 एकड़ के मालिक हो, आप एक किसान हैं, और किसान नहीं भी हैं तो खाते किसान का कमाया हुआ ही है। चलो अभी चर्चा करते हैं कि आखिर किसान बिल में ऐसा क्या है। तो पहली शुरुआत में देखा जाए तो टोटल किसान बिल 3 है। तीनों किसान बिल कहीं न कहीं देश की किसानी को, कृषि को निजीकरण की तरफ धकेल रहा है। अब निजीकरण की तरफ कैसे धकेल रहा है और सरकारें ऐसी क्या दलीलें दे रही है जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि नहीं, निजीकरण की तरफ नहीं धकेला जा रहा है। लेकिन हम अपना क्या तर्क लगा सकते हैं कि निजीकरण की तरफ जा रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट करती हूँ। पहला कृषि कानून ये कहता है कि एक किसान अपनी उपज को न सिर्फ सरकारी मंडियों में बल्कि किसी भी अन्य संस्थान को, होटल को, रेस्टोरेंट को या जो भी मतलब उसको बेच सकता है। तो इस तरीके से किसान को ये दुख हो रहा है कि भाई किसी को भी कैसे बेच सकता है। जो सरकारी मंडियों की उपयोगिता है, जब वो किसी को भी बेचने लग जाएगा तो उसकी उपयोगिता सरकारी मंडियों की ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में जो किसान है वो चाहता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जिस दिन सरकारी मंडियों की उपयोगिता ख़त्म होगी उस दिन एमएसपी भी ख़त्म हो जाएगा। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि हर फसल का सरकार को एक निश्चित दाम तय करना होता है, चाहे उत्पादन कैसा भी हो। तो किसानों को ये डर है कि सरकारी मंडियां ख़त्म होगी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी ख़त्म हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो छोटे किसानों को, बड़े किसानों को, सभी को नुकसान होगा। दूसरा कृषि कानून जो कि ये कहता है कि उत्पादन से पहले ही किसान और ख़रीदार यानी कि व्यापारी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि दोनों के बीच में एक लिखित समझौता हो जाएगा। उस लिखित समझौते के तहत किसान को उत्पादन से पहले ही फसल का कीमत तय हो जाएगा, लेकिन उत्पादन के बाद कंपलसरी है कि वो फसल उस समझौते वाले व्यापारी को ही बेचे। और अगर व्यापारी और किसान के बीच में कोई लड़ाई हो गई तो वो लड़ाई में जाहिर सी बात है कि सरकार कह रही है कि अगर लड़ाई हो जाती है, किसी बात को लेकर वाद विवाद हो जाता है, तो जो किसान है या जो पीड़ित है वो एसडीएम तक जा सकता है। लेकिन भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है या प्रशासनिक व्यवस्था है उससे हम अनभिज्ञ नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अगर गरीब या किसान एसडीएम के पास जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एसडीएम कभी भी गरीब की बात नहीं सुनेगा। वो हमेशा उस व्यापारी की बात सुनेगा जिसके पास पैसा होगा, और पैसा कभी किसानों के पास इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो बात बात में घुस देता फिरे। तो इस वजह से भी निजीकरण बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग एग्रीमेंट करवा रहे हैं वो अपनी मनमानी करेंगे। मान लो कि एग्रीमेंट के समय किसी फसल की कीमत 15 रुपये पर केजी थी, लेकिन जब उत्पादन हो गया तो उस फसल की कीमत 20 रुपये पर केजी हुआ, तो 1 किलो के ऊपर 5 रुपये का नुकसान। और मान लो सामने वाले ने 50 बोरी उत्पादन किया है, तो एक किसान को कितना नुकसान होगा। इस तरीके के नियम किसानों को कितना बर्बाद करेंगे, आप सोच सकते हो। तीसरा कानून जो ये कहता है कि
हम बात कर रहे थे तीसरा कानून जो कि कहता है कि कोई भी कितना भी संग्रहण कर सकता है। अब कितना भी और किस चीज़ का संग्रहण कर सकता है, तो किस चीज़ में सारे खाने पीने की चीज़ें शामिल है, दालें हो, अनाज हो, सब कुछ, यानी कि जो रोज़मर्रा में प्रयुक्त होती है उस सब का कोई भी कितना भी संग्रहण कर सकता है। अब कोई भी कितना भी संग्रहण कर सकता है, इसके तहत संग्रहण क्या आप और मैं कर पाएंगे जिनके पास कुछ नहीं है? जो एक बोरी गेहूँ भी 1 साल तक संभाल नहीं सकता, उस पर जीव पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको इतने अच्छे से स्टोर करना ज़रूरी नहीं समझते। हमारा जो खाना पीने का है वो सुविधा हो जाने के बाद हम बाकी अन्न को बेच देते हैं। अब पहले कानून में किसी को भी बेच सकते हैं, दूसरे कानून में समझौते के तहत खेती होगी। पहले कानून में भी निजीकरण हो रहा है, दूसरी कानून में भी निजीकरण हो रहा है। कैसे हो रहा है थोड़ा सा आप भी सोचो, सब मैं नहीं बताऊंगी। और तीसरे कानून में भी निजीकरण हो रहा है, क्योंकि कोई भी कितना भी स्टोर कर सकता है। आप और मैं स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। ऐसे में जो अमीर वर्ग है, अमीर यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला की तरह, इन लोगों के पास में स्टोर करने की सुविधाएं हैं, जो कि आप भी सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे कि इन लोगों ने स्टोर करने की सारी व्यवस्थाओं को और भी मजबूत कर लिया है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि जो मोदी है, जो उनका चमचा है, वो उन कृषि बिलों को पास कर देगा, और जब पास कर देगा तो उन्हें इस तरीके की स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। और जब अमीर वर्ग या ये जो व्यापारी लोग हैं ये स्टोर करेंगे, इनके पास सुविधाएं हैं इसलिए स्टोर करेंगे, सारा स्टोरेज जब हो जाएगा तो ये लोग मार्केट में उस स्टोरेज को ज़रूरत के अकॉर्डिंग नहीं देंगे और किसानों से सब ले लेंगे, जितना उनको ख़रीदना है सब ले लेंगे, लेके स्टोर करके रखेंगे। और जब वो मार्केट में देंगे तब वो उसकी कीमत व्यापारी खुद तय करेगा, सरकारें नहीं तय करेगी। और जब सरकारें तय नहीं करेगी तो किसी भी फसल की कोई एमएसपी नहीं होगी। कोई एमएसपी नहीं होगी तो किसी छोटे किसान को या बड़े किसान को किसी भी तरीके का फसल उत्पादन का लाभ नहीं होगा। अब इस जो फसल संग्रहण, अन्न संग्रहण का जो मुद्दा है, इस पर मैं आपको बताती हूँ। कुछ समय पहले प्याज की दाम 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो हो गया था। ये 300, 400, 500 रुपये किलो प्याज जो हम खरीद रहे थे, ये 500 रुपया, ये 300 रुपया उस किसान के पास नहीं गया जिसने प्याज का उत्पादन किया था, बल्कि ये उसके पास गया जिसने प्याज का संग्रहण किया था। तो सोचो, प्याज जैसी चीज़ जो 10 रुपये किलो या 5 रुपये किलो या कभी कभी तो किसानों से मुफ्त में ले ली जाती है, इसकी कीमत अगर संग्रहण करने वाला 500 रुपये पर किलो कमा सकता है, तो फिर हर चीज़ जो हम रोज़ खाते हैं, प्याज तो किसी सब्जी में ना डालो तो चल जाता है, लेकिन क्या रोटी नहीं खाए तो चलेगा? क्या दाल नहीं खाए तो चलेगा? हर चीज़ का इस तरीके से स्टोरेज होगा तो एक दिन एकमात्र 50 रुपये या 100 रुपये किलो जो दाल मिलती है वो 1000 रुपये किलो मिलेगी। 20 रुपये किलो का जो गेहूँ है वो भी 1000 रुपये में मिलेगा। तो क्या आप और हम जैसे गरीब लोग खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। अब जब हम जानते हैं कि नहीं खरीद पाने की कैपेसिटी रखते हैं, तो क्यों ना हम इन किसानों का समर्थन करें। और कहीं ना कहीं अगर आप बीजेपी से हैं तो आप ये सोचोगे कि विपक्ष इनको भड़का रहा है, या फिर ये भगवती बिल बीटीपी से हैं तो बीटीपी इनसे ऐसा काम करवा रही होगी। तो नहीं, मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं एक किसान हूँ और मैं ये जानती हूँ कि हम लोग अन्न खरीदने की कैपेसिटी नहीं रखते। हम जो कमाते हैं उसी से हम खाते हैं। तो आपको और मुझे क्या करना है? कम से कम इतना करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। हमें ये याद रखना है कि हम किसान हैं और अपने अपने क्षेत्र में 26 तारीख के दिन ये कर सकते हैं कि इकट्ठे होकर गांव में, पंचायत में एक बाइक से या ट्रैक्टर से या आपके पास जो भी है बैलगाड़ी से रैली की जाए और दिल्ली के किसानों को समर्थन दिया जाए। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भीम, जय संविधान।